हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य का इतिहास हम यहाँ पे कर रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास के अगर आप विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। तो जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप इसको लगातार पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इतने अच्छे से करवाए जा रहे हैं, सारे आपको PYQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सारे आपको PYQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया है तो भक्ति काल, यहाँ पे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल हमने कंप्लीट कर लिया है। आधुनिक काल में हम प्रयोगवाद की तरफ चल रहे हैं। प्रयोगवाद और नई कविता यही दो बचा है, इसको हम देख लेंगे, एक हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा एक तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, जितने ग्रंथ हैं वो मैं अलग आपको करवाई हूँ। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल कंप्लीट आप देख लीजिए एक बार, तभी आपको जो है हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे जो है प्रयोगवाद की तरफ हम चल रहे हैं। नकेनवाद, प्रपदवाद एक ही है, दोनों एक ही कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। BPSC में अगर हम बात करें तो इस बार भी TRE 3 में भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है तार सप्तक से। तार सप्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों यहाँ पे जितने भी तार सप्तक है सबको कंप्लीट देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो चारों तार सप्तक आपको याद करने हैं अच्छे से। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको मिल पाएंगे। तो सभी को एकदम सिस्टमैटिक वे में मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको सारे जो रचना है ना, जैसे उपन्यास है, कहानी है, कविता है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है, सबको अलग से करवाऊँगी। तो फिर आपका कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी साहित्य आपका पूछा जाता है, वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जल्दी से जुड़िए। और यहाँ पे आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बताना है यहाँ पे किस तार सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तो एक क्वेश्चन देखिए, आपको तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे जब सभी तार सप्तक के बारे में आपको पता होगा। तो सबसे पहले तो आप तार सप्तक में आपको बता देती हूँ एक बार, बहुत ही ध्यान से और पेशेंसफुली इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो तार सप्तक कितने हैं, कुल 4 तार सप्तक हैं आपके। ठीक है, पहला तार सप्तक जो है 1943 में होता है, पहला। दूसरा तार सप्तक की अगर हम बात करें तो 1951 में। तीसरा तार सप्तक है आपका 1959 में और चौथा तार सप्तक है आपका 1979 में। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, चाहे जैसे भी नोट कीजिए। तो मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बता दे रही हूँ, सारे जो कवि हैं उनके बारे में बता दे रही हूँ, ताकि आपको जो है ये आप नोट कर लेना। इसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं सिर्फ, इसलिए ये आपको नहीं मिल पाएगा और बाकी टेबल के साथ हम करेंगे ही। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तार सप्तक, तो पहला जो तार सप्तक है उसको सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, पहला तार सप्तक जैसा कोई नाम नहीं है, तार सप्तक ही कहते हैं पहला तार सप्तक को। ठीक है, 1943 में। तो इसमें कौन कौन थे तो ये आपको याद रखना है। पहले हो जाएंगे रामविलास शर्मा। उसके बाद नेमी चंद्र जैन याद कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, चौथे नंबर पे कौन है, प्रत्येक में 7 है। ठीक है, इसलिए सप्तक इसको कहते हैं। तो प्रत्येक में 7 है। रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। ठीक है, प्रभाकर माचवे। और इसके बाद है गिरजा कुमार माथुर। इतना आपने नोट कर लिया। इसके बाद देखिए 2 और हैं, कौन है, गजानन
मुक्तिबोध, पूरा नाम नहीं लिखती हूँ यहाँ पे, मुक्तिबोध लिख दे रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। और एक कौन है, अज्ञेय। ये है आपके तार सप्तक के रचनाकार, ठीक है, तार सप्तक के कवि जो 7 है ना, वो यही है। आगे आपको मैं द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, ये सब भी बताते चलूँगी, ठीक है। पहले तार सप्तक में यही है, या मैं आपको सारा एक बार में ही बता देती हूँ। देखिए, पहला तार सप्तक आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा तार सप्तक की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा तार सप्तक की बात करें, एक बार ये हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस काफ़ी आराम से आप कर पाएंगे। 1951 में है ये, और इसमें देखिए शकुंतला है, शकुंतला, शकुंतला माथुर। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, ये नोट करते जाना या फिर याद करते रहना, ठीक है। हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। इसको देखिए याद करने का ट्रिक भी है, काफ़ी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें से ले सकते हैं। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय। शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय। इसके बाद है नरेश मेहता, नरेश मेहता, ठीक है, नरेश मेहता। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। और उसके बाद है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। देखिए इसमें आपके सारे जो हैं, इसमें देखिए एक स्त्री भी है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन से में कवित्री नहीं है। तो पहला जो हमने देखा था, पहला में एक भी कवित्री नहीं थी, जैसा आपने देखा होगा, रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, गजानन मुक्तिबोध और अज्ञेय। इसमें सभी जो है मेल हैं, एक भी फीमेल नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी के 2 आपको मैं बीच में बताऊंगी, तो ये 2 आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ पे, अच्छा मैंने बेकार में ही लिखा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा वैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तार सप्तक 1943, पहला तार सप्तक को हम 1943 कहते हैं। एक भी कवित्री इसमें शामिल नहीं है, ये आपको बात पहले तो याद रखना है। तार सप्तक जो है 7 कवियों की संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह है। पहला देखिए रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन। ये जो है अज्ञेय जो है तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका TRE 3 में पूछा गया, अभी अभी जो क्वेश्चन आपका रद्द हो गया ना एग्जाम, इसमें पूछा गया है कि राहों का अन्वेषी जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक ने क्या कहा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक ने, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है, अज्ञेय है, अज्ञेय ने क्या कहा था, तो राहों का अन्वेषी कहा था। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये राइट हो गया था। तो देखिए क्वेश्चन आपका कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताई ही रही हूँ यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के लिए एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन बताना है आपको कौन सा, किसका है। तो कविता मेरे, ध्यान रखें, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। ये किसका है, ये कुंवर नारायण का है, ठीक है, ये कुंवर नारायण का। वैसे हम एक बार देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, ए ऑप्शन कुंवर नारायण आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के लिए एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में, चाहे वो NVS हो, KVS हो, इसके अलावा मैं बात करूँ DSSB हो, DSSB का एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है, UP TGT PGT हो, EMRS का एग्ज़ाम हो, किसी में भी आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है छूटता नहीं है। तो प्रयोगवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं, कुंवर नारायण जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं, और TRE 3 में भी आपका पूछा गया है BPSC में।
तीसरे सप्तक के कवि इनमें से कौन नहीं है, इस तरह से दे दिया था उन्होंने। उनमें से एक जो थे वो नहीं थे, बाकी दो दूसरे सप्तक के कवि थे। तो इनके द्वारा जो है काव्य संग्रह कौन कौन सा है देख लीजिए। कुंवर नारायण का चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, आमने सामने कुंवर नारायण का है, आमने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो कुछ भी कनेक्ट करके आपको याद रखना है। जैसे आमने सामने, कुंवारे लोग जो है हमेशा आमने सामने बात करते हैं, तो कुंवर नारायण हो जाएंगे, किसका हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा कुंवर नारायण का। कोई दूसरा नहीं, उनके सामने और कोई दूसरा नहीं टिक सकता है। कुंवारे लोग जो है काफ़ी पावरफुल समझते हैं अपने आप को, तो उनके सामने कोई दूसरा नहीं टिक सकता। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इन दिनों, ये सब इन्हीं का है। और आत्मजयी वाजश्रवा के बहाने जो है इनका प्रबंध काव्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन है। ये क्वेश्चन बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, यहाँ पे ये तीन आपको ध्यान में रखना है। ये नकेनवाद के तीनों क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, नकेनवाद को प्रपदवाद भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर नकेनवाद की जगह प्रपदवाद देखने को मिले तो वो भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश नकेनवाद के प्रवर्तक है। और प्रपदवाद को ही नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि, और ये तीनों कवि जो है बिहार से ही हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार की दृष्टि से। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश के नाम प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनाया गया है। न से नलिन, क से केसरी, फिर न से नरेश, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपदवाद को तथा कथित प्रयोग दर्श सूत्री घोषित किया। प्रपदवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपदवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान में रखना है। प्रयोगवाद क्या मानता है, प्रयोग को साधन मानता है, और प्रपदवाद क्या मानता है, साध्य मानता है। यही बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, और इसको बार बार आपको ना रिपीट करना है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अब इनके बारे में जान लीजिए कुछ बातें प्रयोगवाद के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा ऐसे पढ़ा रही हूँ जो एक नोट्स बना सकते हैं आप पूरा प्रयोगवाद का, तो कुछ भी आपको बाहर नहीं जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना कि कुछ भी इससे बाहर आपका देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसके फैक्ट्स को, इसके एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनते हैं तो कुछ भी आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो बार बार कुछ यहाँ वहाँ भागने से अच्छा है, महंगे महंगे कोचिंग करने से अच्छा है आप सेल्फ स्टडी कीजिए। और बेहतरीन जगह से मैं आपको ये करवा रही हूँ, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जितने भी साहित्य के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सब का समावेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, प्रयोगवाद का आरंभ जो है 1943 ईस्वी से अज्ञेय के संपादकत्व के प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, नंद दुलारे वाजपेयी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। प्रयोगवादी रचनाएं नामक इन्होंने निबंध में अपने नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, ये क्वेश्चन आपका कई बार टीआरई में भी पूछा गया है, 1 से 2 बार पूछा गया है टीआरई में भी, 3 बार पूछा गया ये क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप इसको स्किप ना करें। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है, क्वेश्चन आपको कहीं से बना के बोल देगा। ऐसा भी बोल सकता है कि किसको बैठे ठाले का धंधा कहा गया है, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, छायावाद। तो यहाँ पे प्रयोगवाद हो जाएगा। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, पर ध्यान रखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। नाम भी दे दिया जाएगा किसने कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का निवेशी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस बार ही आपको टीआरई 3 में 6 to 8 में आपको 6 to 8 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है,
प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था, ये भी ध्यान रखें, फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था। प्रगतिवाद किससे प्रभावित था, तो मार्क्सवाद से प्रभावित था, ध्यान रखेंगे। और प्रयोगवाद किससे, फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को सीलीगत विद्रोह कहा है, और रघुवीर सहाय ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का छंद है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको नोट करने हैं अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही आपको बस टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से नोट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। मेरे पास आए हैं तो सिलेक्शन लेके जाइएगा, बस इतना ही मुझे कहना है। तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो अपना समय अच्छे जगह पे दीजिए, अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर एक ही वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के 2-3 बार देख लेते हैं तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। आत्मजयी जो है किसकी रचना है ये बताना है। तो आत्मजयी जो है हमने देखा था अभी, किसकी रचना है, कुंवर नारायण की रचना है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण, ये भी बात ध्यान में रखनी है, 1959 में, ठीक है, प्रयोगवादी कवि हैं। और यहाँ पे इनकी रचना देख लीजिए, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं, इन दिनों। इतनी बार किया जाएगा ना कि आपको याद हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस आप क्लास में बने रहिए, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगी। कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की, आत्मजयी और वज्रश्रवा के बहाने। ये 2 प्रबंध काव्य है, इतनी बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी जो है उसका मूल कथा क्या है, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। इसमें क्या है, आत्मजयी में मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी इसमें कही गई है। चलिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है बताना है आपको। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है, नरेश मेहता, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शकुंत माथुर। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अज्ञेय की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत तथा अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये दोनों ही बात ध्यान में रखना। चलो, काव्य संग्रह आपको देखना है इनका, चिंता, इतलियम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंधे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, ये सभी इनकी जो है काव्य संग्रह है, ध्यान रखेंगे। और असाध्य वीणा इनकी बहुत ही सुंदर एक कविता है, जो कि बहुत ही लंबी कविता है। तो लंबी कविता के रूप में असाध्य वीणा जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इनका मूल भाव क्या है, अहम का विसर्जन, अपने जो अहम है उसका विसर्जन करना ही इसके बारे में कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पंक्ति दी गई है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, बताना है कि यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है। तो किसकी है ये, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ध्यान रखेंगे, पंक्ति को बार बार देखिए, ये किसकी पंक्ति है, तो ये अज्ञेय की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। और कुछ अन्य पंक्तियाँ भी हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे श्रीकांत वर्मा की है, अब भाग कर अकेलेपन से अपने तुमने मैं गया, अपने तम में मैं गया, ठीक है। और धर्मवीर भारती की है, इस फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, कवियों का कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं। ये किसने कहा है, कुंवर नारायण ने। ये सब बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखिए, अज्ञेय जो है अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं, और प्रयोगवाद को और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है अज्ञेय को, ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाओं को तो हमने देख ही लिया है। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, बताना है ये कविता किसकी है, काव्य संग्रह किसकी है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, ईस्वी के साथ भी पूछा जाता है, तो इसका ईस्वी भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है, तो मुक्तिबोध की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध।
ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूरी भूरी खाक धूल भी इन्हीं की रचना है, ध्यान में रखिए। और इनकी कुछ और अन्य रचना है, इसको भी ध्यान में रखें। अंधेरे में, एक अंतर कथा, कहने दो उन्हें जो क्या कहते हैं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, ये सभी किसकी रचना है? तो मुक्ति बोध की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? बताना है यहाँ पे संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मुक्तिबोध। अब इनकी कुछ रचनाओं को देख लीजिए। कविता में देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, भूरी भूरी खाक धूल 1980 में। इनकी अन्य काव्य रचना अंधेरे में, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, मेरे लोग, मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, मुझे याद आते हैं। और कहानी संग्रह इनकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। सतह से उठता आदमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काठ का सपना भी इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सतह से उठता आदमी किस प्रकार की विधा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहानी संग्रह ध्यान रखेंगे। आलोचना इनकी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये सब आलोचना है किसकी? मुक्तिबोध की। ध्यान रखेंगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये पंक्ति काफ़ी पूछी जाती कि ये स्टेटमेंट किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, कला और सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है? कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। ये बताना है आपको। लेक्चरर में क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। और अज्ञेय की रचना अज्ञेय का ही कथन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। अब यहाँ बताना है किसकी जो रचना है, यहाँ पे किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। तो ये बताना है आपका किस कवि के बारे में ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है, फैंटेसी कवि के बारे में बात की जाए तो मुक्तिबोध आपका सही हो जाएगा। इनके बारे में अगर हम बात करें तो जन्म इनका 1917 में और निधन 1964 में हुआ था। तार सप्तक के कवि पहले कवि थे। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनको हमने कई बार अभी देख ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन थे। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे रघुवीर सहाय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इनके भी कुछ रचनाओं को देख लीजिए। रघुवीर सहाय की जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था उनकी ये प्रमुख जो है कविता है। और कहानी अगर हम बात करें तो रास्ता इधर से है, ये इनका कहानी संग्रह है। लिखने का कारण जो है ये जो है निबंध है। और इनकी जो पहली कविता है वो अंत का आरंभ इनकी पहली कविता है। 1946 में ये प्रकाशित हुई। इतनी बात इसकी जो है आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अज्ञेय की जो नदी के द्वीप कविता है में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक माने जाते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। और नदी के द्वीप में बताना है, अज्ञेय की रचना है नदी के द्वीप, और इसमें जो है नदी और द्वीप क्रमशः जो है प्रतीक यहाँ बताना है आपको। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे नदी है ये समाज का प्रतीक है और द्वीप जो है ये व्यक्ति का प्रतीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी इनको मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ये मैंने आपको करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छे से आपको जो है सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ करवाया गया है और ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी एक साथ करवाया गया है, व्यास सम्मान सब कुछ करवाया गया है। तो प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत चीज़ें आपको करवाई गई है जो आपके काम की चीज़ है और उसको ज़रूर देखिए। आंगन के पार द्वार जो है 1961 में रचित है और इसके लिए इनको जो है 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और कितनी नाव में कितनी बार जो है 67 में रचित है, इसमें 78 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब देखिए ये क्या है, तो ये एक प्रकार का गज़ल है, ठीक है, ये क्या है, गज़ल है। तो इसको एक बार गज़ल की तरह गा लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हाँ जानती हूँ बहुत अच्छा से नहीं किया, पर चलिए कोई बात नहीं, आप भी कर लीजिएगा, मज़ा आएगा। और इसी तरह मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे और यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पे जब गज़ल की बात आती है तो दुष्यंत कुमार हमारे सामने आते हैं। तो बहुत ही बड़े गज़लकार थे दुष्यंत कुमार, ठीक है। गज़ल संग्रह इनके साए से धूप में से ली गई है, ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका ये गज़ल है, ध्यान रखेंगे। चलिए इनकी जो रचना है एक बार हम देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा है साए में धूप से ली गई है इनकी ये गज़ल। और दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में और इनका निधन 1975 में हुआ। सूर्य का स्वागत काफ़ी पूछा जाता है, सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और इनके एक गीति नाट्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की गीति नाटक है, ध्यान रखेंगे। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रयोगवाद युग से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तार सप्तक के सभी के प्रकाशन वर्ष को बता चुकी हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और पहले तार सप्तक यानी कि तार सप्तक के कवि इतने सारे हैं, ये पूरे 7 आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे करवाए जाएंगे, चिंता मत कीजिए, बस आपको पेशेंसफुली सब कुछ देखना है। स्किप करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है, तो बिल्कुल भी आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है। साय में धूप, चिंता, बावरा एहरी, इंद्रधनु रोंधे हुए। ये तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। पहला ही जो है साय में धूप, आपने अभी अभी देखा कि साय में धूप जो है वो किसकी है, दुष्यंत कुमार की है, अभी अभी हमने देखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है, इम्पॉर्टेंट है। तो असत्य बताना है, इसका मतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। तो असंगत यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्यों के रूप में मानता है, ये तो सही है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका गलत है, वो है ए, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए और इसकी जो विशेषताएं हैं उसको भी एक बार जान लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये बोला गया है ना कथन, ये कथन आपका गलत है। प्रयोग प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए और इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई, ठीक है। जबकि उसमें कहा गया कि सभी परंपराओं का खंडन किया गया और नए तत्वों का अन्वेषण किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चलिए इनकी हम अन्य अगर विशेषताओं पर बात करें तो अहमवादी व्यक्तिवाद है, इसमें नग्न यथार्थवाद है, अति बौद्धिकता है, निराशावाद भी है और सामान्य विषयों को महत्व दिया गया है, बिल्कुल। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ बताना है तीसरा सप्तक का कवि कौन। इस तरह का क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड है एग्जाम में।
और ये आपको कब कर पाएंगे, जब आपको सभी सप्तक के कवि याद होंगे, बिल्कुल कंठस्थ। शकुंत माथुर हमने किया था ना, सेकंड थे, तो ये तो नहीं होंगे। और किसको हमने किया था, इसमें से कोई और है जिनको हमने किया था, तो चलो ये तो नहीं है, द इनमें से नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ए और डी में से ही कोई हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका मदन वात्सायन जो है ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुंवर नारायण भी आपके तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, हमने कई बार अभी देख लिया है ना। और इसके बाद कीर्ति चौधरी भी जो है वो तीसरे तार सप्तक के कवि। अभी सभी को हम देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सभी डेट को आपको याद रखना है। पहला इसमें है तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक 51 में, फिर 59 में, फिर 79 में। इस तरह से चारों तार सप्तक के कवि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरे तार सप्तक के कवि सर्वेश्वर सक्सेना, मदन वात्सायन, नोट कर लो इसको, ठीक है। विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, ये सभी जो है तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर, जो कई बार शकुंत माथुर भी लिखा होता है, तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अभी हमने आपसे बात की। और जो स्वदेश भारती हैं, जो ऑप्शन में थे स्वदेश भारती, ये चौथे सप्तक के कवि हैं आपके, ठीक है, 79 वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताना है कौन सा कथन जो है गलत है। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में बताना है। तो इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। तो हमें सही जो कथन गलत है वो बताना है। तो ये तो सही है, छायावाद से शुरू कर दी थी इन्होंने। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा आरंभ हुई, बिल्कुल। प्रयोगवादी धारा के कवियों में इनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण रहा, बिल्कुल। और संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रण रखती है, बिल्कुल भी नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुख सबको मांझता है, और ये देखिए ये जो पंक्ति है ना, पंक्ति से प्रयोगवाद में काफ़ी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह ना जाने किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सब कुछ मुक्त रखे। इस कविता पंक्तियों में किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं? दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि वह सबको मुक्त रखे। ये जो पंक्ति है ये किस रचनाकार की है ये बताना है। और यहाँ पे ये अज्ञेय की पंक्ति है, देख लेते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अज्ञेय की पंक्ति है ये। यहाँ पे देखें तो अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था और निधन उनका 1987 में हुआ था। अब यहाँ पे कुछ जो है सभी के जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे प्रयोगवादी रचना हम देख लेते हैं। अज्ञेय का भग्नदूत, चिंता, इल्तयम, सबका डेट भी ध्यान में रखिएगा। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और आधंत भी काफ़ी पूछा जाता है। ठंडा लोहा तो विश्व प्रसिद्ध है, ये सभी को पता है। चलिए, गजानन माधन मुक्तिबोध, चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है। और शमशेर बहादुर सिंह की जो है कुछ कविताएं, चूका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश में, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये सभी रचना आपके क्रम में पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है। 7 गीत वर्ष बताना है किसका है। महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर या जानकी वल्लभ शास्त्री। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष किसका है? धर्मवीर भारती, हमने अभी अभी देखा। चलिए इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनकी जो है एक काव्य संग्रह है प्रेमथु गाथा, ये लंबी कविता के रूप में प्रसिद्ध है। धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधायुग, एक गीति नाट्य है अंधायुग, ध्यान रखेंगे, 55 में है, 1955 में, 1959 में कनुप्रिया, ये खंड काव्य है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं।
सपना अभी भी 1982 में, देशांतर, मेरी वाणी, गैरिक वसना, ये सब इनकी रचना है। महादेवी वर्मा की रचना पे बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, सप्तपर्णा, ये सभी इनकी रचना है। गिरजा कुमार माथुर की काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है मंजीर, नाश और निर्माण, काफ़ी पूछी जाती है, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले। चलिए, शिला, खुशबू के शिलालेख, बताना है खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए, इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश, चकित है दुख, अनाम तुम आते हो, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फसलें और फूल, इदम ना मम, इदम ना मम, ये सभी रचना किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। रघुवीर सहाय की काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूंटियों पर टंगे लोग। भारत भूषण अग्रवाल की कागज के फूल, जागते रहो, प्रस्तुत मन, अग्नि लीक। चलिए, तार सप्तक का प्रकाशन काल बताना है, तो पहला तार सप्तक पूछ रहा है। यहाँ पे पहला लिखा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तार सप्तक को ही हम पहला तार सप्तक कहते हैं, और राइट ऑप्शन है यहाँ पे ए, 1943। कितनी बार पूछा गया देख सकते हैं आप, प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल गया चारों सप्तक के कवि का नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लेना है। पहला आपका 1943 में होता है गजानन मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे, ये 7 जो है तार सप्तक के कवि हैं। और अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का निवेशी कहा है, और दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दूसरा साधन है, तो साधन माना जाता है प्रयोगवाद को, ये भी ध्यान रखें। दूसरा तार सप्तक के कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरे तार सप्तक के कवि देख लीजिए, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, देखिए इसमें कोई क्रम नहीं है, तो इसको आप जैसे भी याद रखना चाहें रख सकते हैं। मदन वात्सायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। चौथे तार सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। देखिए सब में एक ना एक महिला ज़रूर है, बस तार सप्तक में आपकी एक भी महिला नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक रचना नहीं है, बताना है। तो पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। यहाँ पे बताना है राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक शहर की मौत, ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। बाकी अगर हम देखें पागल कुत्तों का मसीहा भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, खूंटियों पर टंगे लोग और काठ की घंटियां भी इन्हीं की रचना है। एक शहर की मौत ये किसकी रचना है, तो ये अमृता प्रीतम की रचना है, ठीक है, अमृता प्रीतम की रचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अमृता प्रीतम की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है अमृत, यहाँ पे बाकी भी अमृत लहरे, जिंदा जियार, कस्तूरी, नागमणि, पंजाबी दी आवाज़, ये सभी अमृता प्रीतम की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका, अब ये कथन आप बहुत ही आराम से कर देंगे क्योंकि अभी अभी हमने देखा है अज्ञे, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनके बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। 1911 में इनका जन्म होता है कुशीनगर में, और अज्ञे प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका पूरा नाम याद रखिए, पूछा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे बैठे ठाले का धंधा कहा है। और
भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1972 में। नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और रघुवीर सहाय की रचना लोग भूल गए हैं पर 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये सभी मैं आपको करवा चुकी हूँ, अब जाके पुरस्कार में देख सकते हैं, पुरस्कार वाली जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। सागर मुद्रा बताना है किसकी कृति है। सागर मुद्रा किसकी कृति है इसको मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सागर मुद्रा अज्ञे की रचना है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी रचना एक बार आप देख लीजिए अज्ञे का। भग्नदूत, चिंता, इल्तयम, हरी घास पर छन भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ओ करुणामय, ओ अरि अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले सैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाँक छाया। ये सभी इन्हीं की रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह की रचना हमने देख ही लिया है, चूका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। देखिए यहाँ से जो है ना आपका ये क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको जो इसकी रचना है आपको ध्यान में रखनी है डेट के साथ। चलिए, कुंवर नारायण के संग्रह में चक्रव्यूह 56 में, परिवेश हम तुम 61 में, ऐसे याद रखना है आपको। अब ये तो 1900 से ही होगा ना, इधर प्रयोगवाद में चल रहा है, तो अपने सामने कुंवर नारायण के है, आमने सामने होगा ना 1979, दूसरा कोई नहीं 1993, इन दिनों 2002। अब देखिए आपको पता है तभी तो आप इसको स्केच कर पाए। चलिए, प्रबंध काव्य कौन सा है इनका, आत्मजयी, वज्रश्रवा के बहाने, ये दोनों ही है, 2008 में रचित है ये, और ये आत्मजयी 1965 में, ध्यान रखेंगे। हरि नारायण व्यास की प्रमुख रचना है मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये पंक्ति किसकी है ये बताना है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये जो पंक्ति है धर्मवीर भारती की है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कृति की रचना आधार कंठोपनिषद है, बता चुकी हूँ। अगर वीडियो में सेशन में बने हुए हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा। आत्मजयी जो है ये कंठोपनिषद पर आधारित है। चलिए देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, मेरे या मेरे लिए नहीं आदि, ये सभी किसकी है, रचना धर्मवीर भारती की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है ऐसी रचनाएं। नरेश मेहता की रचना भी देख लीजिए, संशय की एक रात, सबरी, प्रार्थना पुरुष, आर्यावर्त, मोहनलाल महतो की वियोगी की कृत्य है। चलेंगे आगे। इनमें से किस कृति की रचना कंठोपनिषद पर आधारित है, तो आत्मजयी हमने अभी अभी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है। तो सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बताना है यहाँ पे, बाजरे की कलगी और किसे माना गया इसके अलावा। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विचली घास जो है, विचली घास को भी माना गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रपदवाद किसका पर्याय है, तो नकेनवाद को ही प्रपदवाद कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान में रखिए। तीनों नाम नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ये तीनों नकेनवाद के प्रवर्तक हैं। तीनों का प्रथम अक्षर को लेकर बनाया गया है। अकविता आप जानते होंगे 1965 के प्रवर्तक कौन है, श्याम परमार। प्रयोगवाद 1943 के प्रवर्तक कौन है, अज्ञे हैं। और नई कविता 1954 में नाम अज्ञे ने अपनी रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया था नई कविता का। ठीक है, और इसका आरंभ किससे माना जाता है, जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से इसका प्रकाशन माना जाता है। तो तीनों का आपको जो है प्रवर्तक याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो अकविता का याद रखेंगे श्याम परमार, और
यहाँ पे बात करें प्रयोगवाद का कौन हो जाएंगे, अज्ञेय। नई कविता का कौन हो जाएंगे, नई कविता का जगदीश गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है प्रपदवादी कवि कौन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी है, नरेश है, तो गिरिजा कुमार नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे केसरी कुमार, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है केसरी कुमार, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नरेंद्र शर्मा जो है प्रवासी के गीत इनकी रचना है। प्रवासी की गीत कहाँ है, 5th नंबर पे। नागार्जुन जो है युगधारा इनकी रचना है, हमने किया है इसको प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद को आपने देखा होगा और इसका आंसर आप लगा पा रहे होंगे। केदारनाथ अगर देखिए बुनी हुई रस्सी जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है। और केदारनाथ अग्रवाल की बात करें, कौन कौन सा बचा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ केदारनाथ अग्रवाल की, तो यहाँ पे फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है। और भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। आत्मजयी यहाँ पे आपका कुंवर नारायण की है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मिला लिए, आगे बढ़ते हैं। डेट भी देख लो, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो नदी की बांक पर छाया, नदी की बांक पर छाया किसकी है, अज्ञेय की है। नदी की बांक पर छाया अज्ञेय की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा किसकी है, धर्मवीर भारती की है। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नरेंद्र शर्मा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उनका नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये पंक्ति बताना है कि किसका है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये जो है आपका भवानी प्रसाद मिश्र का है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना हो तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह जो कथन है किसने कहा है, तो हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कई बार देख लिया। नंदलाल वाजपेयी ने जो है प्रयोगवाद को हिंदी बैठे ठाले का धंधा कहा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और किसने क्या कहा तो ये भी देख लीजिए। नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है और रामविलास शर्मा ने प्रयोगवाद कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो ये किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा। आगे चलेंगे। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति रचयिता कौन से रचयिता का ये पंक्ति है, ये बताना है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, तो ये जो पंक्ति है ये बताना है कौन सा होगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जो है, यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है और सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञेय ने किया है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में 1912 में हुआ और इन्हें 1970 में निराला का साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किसको, रामविलास शर्मा को, ध्यान रखेंगे। इनकी रचना है निराला की साहित्य साधना आलोचना और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 4 दिन ये इनका उपन्यास है, 4 दिन। और पाप के पुजारी इनका नाटक है, ध्यान रखेंगे। पाप के पुजारी
इनका नाटक है। पुजारी पापी पुजारी क्या करता है, नाटक करता है पूजा करने का, इस तरह से याद रख लेना, ये नाटक है इनका। और 4 दिन उपन्यास 4 दिन में नहीं लिख सकते हैं, तो ये 4 दिन उपन्यास है किसका, रामविलास शर्मा का। कैसे भी कनेक्ट करो, बस याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि असंगत युग्म कौन सा है। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक तो यहाँ देखिए हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की ही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन का है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र है। लोग भूल गए शमशेर बहादुर का नहीं है, बल्कि रघुवीर सहाय का है, ठीक है, रघुवीर सहाय का है। चलिए ये तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लोग भूल गए शमशेर बहादुर का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनको जो है रघुवीर सहाय को इस कविता के लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। सही अनुक्रम में बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक होते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो चिंता जो है आपका 1924 में रचित है। और इसके बाद हम बात करें चांद का मुंह टेढ़ा 1964, संसद से सड़क तक 1972, और उदिता जो है ये 1980 में है, 1980 में। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहले आपका चिंता आएगा। चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है, ये बताना है। और ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। डूबते हुए सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, और एक लंबी कविता का अंत। तो यहाँ पे जो है ये किससे लिया गया है, एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है, ठीक है। और ये मुक्ति बोध की है ये कविता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुक्ति बोध की है। इनकी अन्य रचना देख लीजिए। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में इनका पहला प्रकाशन है कल्पना में 1964 में, और आशंका के दीप अंधेरे में नाम से इसका प्रकाशन हुआ। चलिए असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह से लिया गया है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कितने आपके सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अपना कुछ तो पार्टिसिपेशन किया कीजिए, बस आप देखते हो और चले जाते हो तो ये तो थोड़ा अच्छा बात नहीं है। खैर ये आपकी इच्छा है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं, पर मेरी ये उम्मीद है कि आपको ज़रूर इससे हेल्प होगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो असाध्य वीणा जो है किस कविता संग्रह से लिया गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आंगन के पार द्वार, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। गीत फरोश किसकी रचना है, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख नहीं रहा। यहाँ पे बताना है गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं। तो ये गीत फरोश आपने पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे इसको। तो गीत फरोश जो कविता है इसमें व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, बिल्कुल। तो ये आपका एनसीईआरटी में लगा हुआ, आप इसको देख सकते हैं। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, तो ये भी आपका सही है। कवि केवल खुशी के लिए लिखता है, तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो भी मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार लिखता है ना। कभी शौक़ से गीत लिखता है और बेचता है, नहीं, ये भी नहीं होगा, मजबूरी होती है उसकी, जो कि आजकल ये व्यवसाय बनता जा रहा है, यही दिखाना चाहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता में। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका सही है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। दूसरे सप्तक के कवि हैं ये, और परिवर्तन जिए, चकित है दुख, इदम नामम, अंधेरी कविताएं, त्रिकाल संध्या,
गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, ये सभी जो है ये इनकी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ये ध्यान में रखेंगे। बाग बताना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बाग। बाग नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? नागार्जुन, प्रेमचंद्र, केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह, बाग यहाँ पे इनकी बहुत ही सुंदर कविता, ठीक है। और इन्हें कुछ महत्वपूर्ण इनके काव्य संग्रह है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जमीन पक रही है, काफ़ी पूछा जाता है। यहाँ से देखो अकाल में सारस, ये सब इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, इनको आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोज़ में। और ये वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम है, यात्री उपनाम से लिखते थे संस्कृत और मैथिली कविताओं में। ये सब बात हम जो है प्रगतिवाद में बहुत ही बार कर चुके हैं और आपको ये सब याद होगा अगर आपने देखा होगा वीडियो तो, वरना तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मैं आपको वीडियोस दे सकती हूँ और आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो आपका लॉस है। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? तो मुक्ति बोध की कविता है चकमक की चिंगारियाँ, ठीक है। अन्य रचना भी देख लीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक धूल, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतरकरण का आयतन, भूल गलती, ये सब इनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाक्य किसका है, ये कथन किसका है, ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जना के क्षण बताना है। सर्जना के क्षण किसकी रचना है? सर्जना के क्षण अज्ञेय की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संगीनों का साया बताएंगे यहाँ पे। संगीनों का साया किसकी रचना है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रभाकर माचवे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। प्रभाकर माचवे का है, ध्यान रखेंगे। ये तार सप्तक के कवि हैं प्रभाकर माचवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति कौन सा नहीं है, ये बताना है। और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा देशांतर। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देशांतर जो है इनकी रचना नहीं है, धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। और शेष जो रचना है वो शंभुनाथ सिंह का है, ध्यान रखेंगे। और इनकी अन्य रचना भी एक बार देख लीजिए। आवाज़ थोड़ा मेरा भारी हो गया है कोल्ड की वजह से। चलिए बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको। शंभुनाथ सिंह जो है नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। नवगीत भी आपका परंपरा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नवगीत संकलन इनका है। रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। गीत फरोश बताना है किसका है? तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनके बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। सहजता के कवि कहे जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1972 में। बताना है कौन सा जो कविता संग्रह है अज्ञेय जी का नहीं है। तो यहाँ पे महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत, कालजयी, कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कालजयी। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र का खंड काव्य है ये, ध्यान रखेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए पूर्वा बताना है कविता किसकी है। काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। पूर्वा जो है अज्ञेय की कविता है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत के
रचयिता कौन है बताएंगे। व्यक्तिगत के रचयिता कौन है, DSSS में PGT में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, काफ़ी नया है और क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो व्यक्तिगत के रचयिता कौन हो जाएंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है, उदय प्रकाश ने, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप सुन लेना। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को कविता का गांधी कहा है। ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। दूसरे सप्तक से शामिल हैं ये, और कमल के फूल, सतपुरा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश, ये सब इनकी कविताएं हैं। 10 तक करेंगे, इसके बाद आज हम खत्म करेंगे। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है। महावृक्ष के नीचे कई बार करवा चुकी हूँ, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अज्ञेय, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। दूसरे तार सप्तक के बताना है, तो ये तो पहले तार सप्तक के कवि हैं, ये भी नहीं होंगे। दूसरे तार सप्तक के कवि कौन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ बताना है दूसरे तार सप्तक के कवि कौन नहीं है, तो बिल्कुल अज्ञेय ही हो जाएंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये पहले तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे के नहीं है। बाकी सब तो यहाँ दूसरे के ही हैं। चलिए नेक्स्ट बताना है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1951। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जो यहाँ पे सभी का नाम यहाँ दिया हुआ है, तीसरे चौथे सभी तार सप्तक का, मैं इसीलिए पॉज कर रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, और आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बताना है जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये जो पंक्ति है ये बताना है किसकी है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये किसका है, तो मुक्ति बोध का है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मुक्ति बोध का है, बाकी इनकी सभी पंक्तियों को सभी जो रचना है उसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। और देखिए ये जो पंक्ति है ना बहुत फेमस है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये पंक्ति काफ़ी पूछी जाती है, नागार्जुन की है। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय की है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, धूमिल की है। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, उस वक्त याद आएगा कि मैम ने बोला था ये क्वेश्चन आपको नोट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हम यहीं तक आज करेंगे, तो लगभग हमने 50 तो कर ही लिए होंगे क्वेश्चन, और आज यहीं तक रखते हैं। तबीयत भी सही नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। कितना आपका सही हुआ ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना पार्टिसिपेशन दीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन बना रहे और आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप चाहे रिस्पॉन्स करो या मत करो, ये मेरा काम है, इसीलिए मैं इसे करवाऊंगी। पर आपका भी साथ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।